Good morning, students. I am Dr. Priyanka, and we were discussing chapter number 7, evolution. And we have concluded biological evolution, adapted radiation, and salutation, and what is the mechanism of evolution till now. And we are going to start with Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle. बच्चे, there was a scientist called Hardy, and Hardy and Weinberg are two scientists which gave a theory. In the theory, he said, अभी तक हम लोगों ने बात की जेनेटरी ड्रिफ्ट की, ठीक है बच्चा। जेनेटरी ड्रिफ्ट में बेसिकली हम लोगों ने क्या बातें की? हम लोगों ने बातें की कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में दो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक शेर है, वो एक ही ग्रुप में है। दूसरा शेर है जो कि बाहर वाली फैमिली से आता है। बाहर वाली फैमिली से आके वो एक ही ग्रुप में आता है। उसका कुछ जीन का पॉपुलेशन और साथ वाली जीन का पॉपुलेशन। लेट अस सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल। जनरेशन 1 इन ग्रुप, या एक बात कर देते हैं फैमिली, एक ही फैमिली, ठीक है। ग्रैंडफादर के कुछ जीन्स होंगे, प्लस कह दिया मैंने इनको जीन्स ए। ग्रैंड मदर के कुछ जीन्स होंगे जिनको मैंने कह दिया जीन्स बी। ध्यान से सुनिएगा, ग्रैंडफादर्स के जीन्स ए, ग्रैंडफादर्स के जीन्स बी, इनको मैंने कह दिया अलील्स। अलील्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। एक क्रोमोजोम के लोकस पे या एक क्रोमोजीन के जीन के अंदर जो जीन फ्लो है, मतलब जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर्स में बात की थी कि जीन्स ए एंड जीन्स बी आर द अलीलिक पेयर, डिफरेंट पेयर कंबाइनिंग वन जीन। The two alleles, the two different variety form a one gene combination. That means कि जो great grandfather and grandfather and grandmother में का जो son होगा, उसके अंदर जीन A प्लस जीन B दोनों allelic pair होंगे, मे बी dominant and recessive, but the दोनों जीन A and जीन B present होंगे। अब अगर मैं कहूं, अब ये जो सन है प्लस कोई और मदर, इनके अंदर तो जीन ए प्लस बी है, इनके अंदर ए नॉट प्लस बी नॉट है, ठीक है। दैट मीन्स कि इनके अंदर जो अलीलिक पेयर्स है वो क्या हो जाएंगे, इनके अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रीसेलेक्शन रहेगा वो रहेगा ए प्लस बी नॉट, ठीक है। ए नॉट प्लस ए, ऐसे ही बनेंगे। इसको सिंप्लीफाइड ले लो, इसको ले लो ए प्लस ए नॉट, बी प्लस ए नॉट, या इसको पहले ए के बना लो, ए प्लस ए नॉट, ए प्लस बी नॉट, प्लस बी प्लस ए नॉट, प्लस बी नॉट प्लस बी नॉट। दैट मीन्स ए प्लस ए नॉट, ये 1 1, ए प्लस बी, दैट मीन्स 2:1:1 का रेशियो आ जाएगा। दिस इज द सेम वन अदर थिंग, ठीक है। दिस इज द सेम इन वन द अदर थिंग, दैट मीन्स 2:1:1 का रेशियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो एलीलिक पेयर है उसका जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको कह देते हैं स्टेबिलाइजिंग
इफेक्ट, क्या कह देते हैं, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इन विच। तो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बता देती हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट पॉपुलेशन कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ वन जीन ऑन अ लोकस। फॉर एग्जाम्पल, एक ये जीन है, एक ये जीन है, ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है। इन तीनों जनरेशन में जो एलीलिक पेयर हैं हम एक जीन के लोकस पे फाइंड आउट कर सकते हैं इन गुड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हार्डी वर्डिक प्रिंसिपल ये बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रह रही हूं, ठीक है, और मेरा कुछ जीन फ्लो है, ठीक है, हम लोगों के अंदर, मैंने अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये बातें करी कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं। हम लोग अगर एक ही एरिया में रह रहे हैं तो सिमिलैरिटीज हम लोगों के जीन में ज्यादा हैं, क्योंकि हम लोगों का जीन में अगर म्यूटेशन हो रही है वो एक साथ हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग सेम एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो जो हमारी यूनिफॉर्मली अडेप्टेशंस हो रही हैं डीएनए में, वो यूनिफॉर्मली तरीके से हो रही होगी। वो कह सकते हैं कि किसी में ज्यादा हो रही हो, किसी में डोमिनेंट हो रही हो, किसी में रिसेसिव हो रही हो, बट एक ही तरीके की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को ठंड के बचाव के लिए म्यूटेशन करनी है हमारे डीएनए में या मोल्डिंग करनी है, तो वो ठंड के हिसाब से ही हो रही है। ये नहीं क्या अगर हम लोगों में मोस्ट ऑफ द पीपल में ठंड के बचाव के लिए म्यूटेशन हो रही है, मोल्डिंग हो रही है, तो किसी और वर्ग के लोगों में उस बचाव से हटकर कोई और मोल्डिंग स्टार्ट हो गई हो, या उस बचाव से मेन फोकस, फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है, बायो का एग्जाम है, और आपके पास मेनी वर्क, देयर आर मेनी वर्क दैट आर लाइंड अप। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन जाना है, क्लासेस के लिए जाना है, बैडमिंटन खेलने जाना है, क्लब जाना है, जिम जाना है, व्हाटएवर, ठीक है। लाइन ऑफ प्रेफरेंस, कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है जिसके बोर्ड में नंबर लगेंगे, उसके बाद जिम जाना है, उसके बाद पार्टी में जाना है। सो व्हाट यू ऑर्गेनाइज, हाउ यू गोना ऑर्गेनाइज थिंग्स, यू ऑर्गेनाइज द प्रायोरिटी की इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी क्या है, इस टाइम पे आपका कल का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी तैयारी करनी है। उसको छोड़ के ये तो नहीं ना कि आप कहीं जा भी नहीं रहे हैं और आप अपने आराम से मजे से केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। कल अगर आपका बायो का एग्जाम है, आपकी प्रायोरिटी बायोलॉजी है, सो यू स्टडी दैट बायोलॉजी चैप्टर, यू स्टडी दैट बायोलॉजी सब्जेक्ट थ्रू आउट। तो ये आपकी प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही हम लोगों की जो एवोल्यूशन पैटर्न रहता है, म्यूटेशनल पैटर्न, वो एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी पे बेस्ड होता है, एक स्पेसिफिक तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को मेन फोकस जिस पे देना है, सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ डीएनए और मोल्डिंग ऑफ डीएनए, उन्हीं स्पेसिफिक मुद्दों पर बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, ठीक है, ये है, वो है, लेकिन मेन समस्या पे पहले चर्चा की जाती है। उन चर्चाओं पे पहले हर चीज का डिस्कशन लिया जाता है, इस पार्टी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, उस मेंबर ने क्या बोला, देन फिर सहज बुझाव करके उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। इन द सेम मैनर जो भी डीएनए मोल्डिंग है, एडेप्टिव रेडिएशन में जो हम लोगों ने बातें की, वो ऐसा हो जाता है कि अगर इसकी म्यूटेशन बीक में हो रही है इंटरनल टर्म पे, तो उसकी म्यूटेशन क्या पता लेग में हो रही हो, उसकी आई में हो रही हो, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी की म्यूटेशन या डीएनए मोल्डिंग की बात करूं तो सबकी एक साथ होती है इन अ गिवन क्लाइमेटिक फैक्टर में। अब जो ये जो म्यूटेशन है या डीएनए मोल्डिंग है वो एक साथ हो रही है, तो चलो ये तो रही मोल्डिंग की बात। लेकिन अगर मैं अलीलिक अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन का निकालने लगूं कि एक पॉपुलेशन का अलीलिक अकाउंट, तो हमारे सब में फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलीलिक विल बी द सेम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलीलिक पेयर विल बी द सेम। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर में एलीलिक पेयर का रिकॉम्बिनेशन था, वो रिसेसिव डोमिनेंट बन के मेरे नेक्स्ट जनरेशन में आया। अब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन में सेम डिफरेंट एलीलिक पेयर का सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलीलिक पेयर विल बी शोन।
That means it's a constant effect. That means it's a constant stabilizing effect, and we are going to find the same constant allelic pair frequency of different thing. Weinberg ने इसको समझाने के लिए इक्वेशंस एंड ग्राफ्स के थ्रू इस कंसेप्ट को समझाया. उन्होंने यह बताया कि allelic की फ्रीक्वेंसी इन लोकेशन इज कांस्टेंट. सारी पॉपुलेशन में ये जो एलील पेयर की फ्रीक्वेंसी है इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड, इवन रिमेन फिक्स थ्रू द जनरेशन. ये जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है ये सारी फिक्स्ड रहेगी, ये नहीं कि अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इधर बात की, ये बात की अलील्स, ये हम लोगों के लेटर सपोज चार टाइप्स के अलीलिक पेयर बने. चार टाइप्स के हम लोगों के अलीलिक पेयर बने. तो एक जो बच्चा हो सकता है वो ये भी हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब लेकिन रहेगी तो दो ही, दो ये पेयर कैन बी वेरिएशन किस तरीके से होएगी वो, लेकिन अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो दो की फ्रीक्वेंसी चलती आ रही है, जो दो की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चलती आ रही है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी. दैट मीन्स कि चार पेयर बन रहे हैं, 12 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, 4 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, उनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट होएगी. 4 पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, 5 पॉसिबिलिटी दिखाई रही है, उसमें से एक ही होगी. तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं और ये जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही हैं वो हमेशा सेम रहेगी इन केस. तो ऐसे ही हार्डी-वर्गी ने बहुत सारे ग्राफ्स के थ्रू इसको समझाया था. फॉर एग्जाम्पल एक जनरेशन है, एक जनरेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन्होंने ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी इज स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन to one generation to other generation. Allele frequency is stable, constant. Stable मतलब uniform, constant from one generation to another. For example, the first graph showing this peak, ठीक है, ऐसे ही एक ग्राफ बनाया है. This is a phenotype favored या phenotype of natural selection medium size population या individual favored देखो इसको समझते हैं. अब अगर मैं इसको समझने लगूं तो मैं इसको ऐसे समझ सकती हूं
कि एक फिनोटिपिक पॉपुलेशन है, एक फिनोटिपिक फिनोटाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। फिनोटाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है जो मीडियम साइज्ड हाइट की है, एक पॉपुलेशन जो छोटी हाइट की है, एक पॉपुलेशन जो काफी टॉल लोगों की है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की जिनकी हाइट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकती है, बट अगर मैं एक एलीलिक पेयर पॉपुलेशन की बात करूं तो एक पॉपुलेशन में जो मोस्टली जीन फ्लो रहेगा वो स्टेबल रहेगा, सेम रहेगा, और जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे वो एक तरीके से कांस्टेंट होएगी। इसी बात को कहा जाता है जेनेटिक, इसी बात को बोला जाता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर मैं करंट जनरेशन की बात करूं तो जो मेरी ऑफस्प्रिंग होएगी उसमें भी मेरे जैसे ही सेम फीचर आएंगे। जो म्यूटेशन का फेज है वो इतना ज्यादा मुझे वाइड वैरायटी में नहीं देखा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मीडियम साइज टॉल हूं, ठीक है, और मेरा बच्चा ड्राफ्ट निकल रहा है, अगर ड्राफ्ट निकल गया तो वो एक म्यूटेशनल चेंज है जो आ सकता है, बट जो उसका अलीलिक पेयर रहेगा इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग कि उसका जो जीन पेयर है, इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग कि उसका जीन पेयर जो अलीलिक पेयर से बना है वो सेम रहेगा, मेरा ही है, तो जो जीन फ्लो है उसका और मेरा वो सेम, उसका और मेरा जो जीन एलीलिक रिकॉम्बिनेशन है वो में भी सेम नहीं हो सकता, बट द कांस्टेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जो मेरी एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहेगी, जो उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ माई बर्थ, एट द टाइम ऑफ माई जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ था, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो मेरी जैसी हुई है, ऐसे ही जो मेरे ऑफस्प्रिंग है, मेरी जनरेशन है, उसमें भी वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड हार्डी-वोबिक प्रिंसिपल। इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल, इट कैन बी डायरेक्शनल, इट कैन बी डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव दैट मीन्स the graph in case of your NCERT 7.8 figure, there is one figure जिसमें से 3 परसेप्टिव निकाले हैं कि अगर मैं बात करूं फिनोटिपिक की, तो फिनोटिपिक में जो ग्राफ है द पीक विल बी मोर पॉइंटेड, एंड इफ अगर मैं बात करूं कि अगर कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया है तो दैट ग्राफ विल शिफ्ट टू 1, कि अगर फिनोटिपिक एक जा रही है और सडन कोई चेंज आया है पॉपुलेशन में तो वो सडन उस हट के दूसरी, फॉर एग्जाम्पल अगर सडनली टॉल हाइट की पॉपुलेशन है तो टॉल हाइट की पॉपुलेशन थ्रू आउट रहेगी, लेकिन सडनली वो चेंज होता मीडियम शॉर्ट हाइट की पॉपुलेशन है तो वो टॉल हाइट से हट के दूसरी मीडियम हाइट में चला जाएगा। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम टॉल हाइट टू शॉर्ट हाइट। और उसके बीच में अगर कोई पॉपुलेशन रेज हो रही है दोनों के बीच में फेवरेबल, तो वो मीडियम हाइट की पॉपुलेशन होगी जो कि उस टाइम पे दोनों के पीक पे होएगी। ठीक है, सो और मैं ये देख सकती हूँ कि दो जनरेशन में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल है, एक तरीके से भी स्टेबल थी, दूसरी तरीके से भी स्टेबल है, बीच में आपका कांस्टेंट इक्विलिब्रियम बना हुआ है पहले में और दूसरे में। फॉर एग्जांपल शॉर्ट एंड टॉल और बीच में एक मीडियम हाइट का आपने पर्सपेक्टिव डाल दिया है, और उनका जो सिलेक्शन है वो एक नेचुरल सिलेक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आप देखोगे कुछ जनरेशन ऑफ शेर में देखोगे कि वो एक जैसे हैं, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन। लेट अस सपोज 5 जनरेशन आपने कोई सिमिलैरिटीज एक शेर के दल में या एक शेर के ग्रुप में नोटिस नहीं करी, एक पॉपुलेशन में नोटिस नहीं करी, लेकिन सडनली धीरे धीरे हो रहा होता है ये एवोल्यूशन, लेकिन सडनली छठे एवोल्यूशन में मतलब यहां तक 5 जनरेशन ऑफ शेर हुई और यहां तक आपने ऐसा कोई डिसिमिलैरिटी नहीं, सिमिलैरिटी दैट मीन्स जो एलीलिक पेयर था थोड़ा मोल्ड हो रहा होगा धीरे, वो एकदम से साफ नहीं नजर आता, बट 5 जनरेशन तक आपने कुछ नहीं देखा। दैट मीन्स जो उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी वो
सेम रही, बट आफ्टर दैट 5th जनरेशन वो म्यूटेशन मे बी ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन या वट एवर आर द फैक्टर्स एंड द रीजन, वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहां से आपकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई किसी भी कारण से, तो यहां के बाद जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी अब वो इसके हिसाब से डाउन करेगी। अब ये पीक मैंने डाउन में क्यों बनाई है, क्योंकि ये पीक इस पीक से अलग है। दैट मीन्स अगर यहां पे मुझे टॉल हाइट शेरों की पॉपुलेशन दिखाई दी तो यहाँ पे मुझे अब शॉर्ट हाइट, दैट मीन्स अगर यहाँ से शॉर्ट हाइट स्टार्ट हो गई या मीडियम हाइट स्टार्ट हो गई तो ये डिक्रीज इसलिए कर रहा है कि विच इज डिफरेंट, मतलब ग्राफ डिक्रीड होगा। पहले पे इससे थोड़ा सा टॉल, इससे थोड़ा सा शॉर्ट, इससे फिर शॉर्ट, इससे फिर शॉर्ट, इससे फिर शॉर्ट, फिर इससे शॉर्ट, इससे शॉर्ट। दैट मीन्स द एलीलिक फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू, द पे दिस इज इन द यूनिडायरेक्शनल, दिस इज इन द वन डायरेक्शन, दिस इज इन अ पॉइंटेड पे, कि ये बढ़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ जा रही है कि मोर एवोल्यूटेड मेंबर। मैंने एक बार आपको इस चैप्टर में जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर है, मैंने आपको कार्स के मॉडल के बारे में बताया था कि सबसे पहले आती है आल्टो 800 स्टैंडर्ड मॉडल, फिर आल्टो आती है दूसरा मॉडल LXI, फिर आती है VXI, फिर आती है VXI सुपर या जो भी 3-4 मॉडल आते हैं। और फिर जैसे ही वो मॉडल हाईएस्ट मॉडल पे आती है वो कंपनी अपनी एक न्यू मॉडल की गाड़ी निकाल देती है। लेट अस अज्यूम स्विफ्ट और आल्टो में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सेम इन द केस, लेकिन कॉन्स्टेंटली 3-4 या 5 मॉडल्स निकालती है एक ही गाड़ी के। बट उनमें क्या फर्क होता है, वो फर्क होता है, बट उसमें कुछ फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। इन द सेम फेक में इस चीज को जेनेटिक इक्विलिब्रियम का नाम दे दिया कि बेटे जो अब हम लोगों ने ये ऊपर देखा था, ये जो एलीलिक पेयर बने, ये एक A एंड B, इट इज फ्रॉम मदर। अब यही रिपीट होंगे थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ टिल 1 जनरेशन, जब तक वो चेंजेस नजर ना है। फिर जब ये चेंजेस थोड़े से नजर आने लग जाएंगे एक पॉपुलेशन में, वो जो एलीलिक पेयर है वो दूसरी से हटके दूसरे डायरेक्शनल में जाता चला जाएगा। तो इसको दिया था हार्डिक-बर्डिक प्रिंसिपल ने, इसको उसने जेनेटिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से ही एक्सप्लेन दीज थिंग्स, ठीक है। और इसी को फाउंडर्स इफेक्ट भी बोला गया था, वेयर ही गेव हिज इक्वेशन इन सच वे दैट p² + 2pq + Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जितना भी अलीलिक है, जितना भी अलीलिक रिकॉम्बिनेशन है या जितना भी अलीलिक है वो इक्वल टू 1 कांस्टेंट और सेम, और फ्रीक्वेंसी विल बी फिक्स्ड। जो भी फ्रीक्वेंसी हो रही है वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। जो भी चेंज आ रहा है दैट विल बी इन अ यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है। सो दिस वाज गिवन बाय हार्डी-बर्गी प्रिंसिपल। नाउ वी हैव नेक्स्ट, दैट इज ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की बात करूं तो मैं प्लांट्स से स्टार्ट करना चाहूंगी। प्लांट्स में मैं आपको बात बता रही हूं कि प्लांट्स की अगर मैं मेन बात करूं तो प्लांट्स, बेटे सबसे पहले हम लोगों के कोई प्लांट्स तो थे नहीं कि मतलब जब नेचर की शुरुआत हुई होगी तब सबसे पहला जो प्लांट आया था हमारा वो ट्री आया था, कोई नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों ने 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एल्गे, फिर हम लोगों ने पहले फंजाई, हम लोगों ने पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फंजाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्गी पढ़ा, एल्गी के बहुत सारी वाइड कैटेगरीज वेराइटीज पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़ा एल्गी के बाद, फिर ब्रायोफाइट्स के बाद हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स पढ़ा, फिर टेरिडोफाइट्स के बाद हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा, एंड देन वील कम अप टू द नेक्स्ट द मोस्ट एवोल्यूटेड मैनर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एंजियोस्पर्म्स एल्गे के बीच का सफर, तो एल्गे तो कुछ है ही नहीं, कोई बॉडी है एल्गे की क्या आपको कभी कोई लीफ, एल्गे का मतलब क्या होता है, काई, किसी भी ह्यूमिड मार्शी डैम्प प्लेसेस पे ग्रो कर गई। बट अगर मैं एक ट्री की बात करूं, एक फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं, तो उसको एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, वरना वो ऐसे ही कहीं पे भी ग्रो नहीं करेगा।
उसकी प्रॉपर रूट्स हैं, उसकी प्रॉपर स्टेम है, उसके प्रॉपर लीव्स हैं, उनमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल है जाइलम फ्लोएम का। और जहां तक कि मैं बात करूं एल्गे की, तो उनमें ना जाइलम टिश्यूज हैं। जाइलम टिश्यूज तो सबसे पहले आपके टेरिडोफाइट्स में दिखने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, इन अ नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बट यू हैव सीन दैट जाइलम फ्लोएम टिश्यूज इन फर्स्ट इन टेरिडोफाइट्स। सो माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज दिस, दैट ये जो एवोल्यूशन हुई एक प्लांट का जिसकी ना कोई बॉडी थी, सिर्फ थैलस था, उसके और एंजियोस्पर्म्स के बीच का सफर कि ये कैसे हुआ। धीरे धीरे जो प्लांट्स थे, सबसे पहले प्लांट्स का थैलस बॉडी बनी, फिर उसी पे उन लोगों ने उनकी दो बॉडीज बना करती थी, स्पोरोफिटिक बॉडी एंड द गेमोफिटिक बॉडी। इन केस ऑफ स्पोरोफिटिक बॉडी excuse me, in case of sporophytic body we have seen हम लोगों ने देखा कि वो स्पोर्स बना रहे हैं। जो वो बेटे स्पोर्स बना रहे हैं, उन स्पोर्स में वो गेमेटोफिटिक बॉडी बना रहे हैं। हम लोगों ने एक कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ा होगा, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। हम लोगों ने बेसिकली इस अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में क्या पढ़ा कि एक ही अगर बॉडी है तो उनकी जनरेशन में दोनों बॉडीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी, वो थी स्पोरोफाइट्स एंड गेमेटोफाइट्स। ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्लांट्स आगे बढ़ते गए, फिर फॉर्न्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, पहले ब्रायोफाइट्स आए, लिवरवुड्स एंड मॉसस, उसके बाद आपके फॉर्न्स आए, दैट मीन्स टेरिडोफाइट्स आए। टेरिडोफाइट्स में आप लोगों को पेड़ दिखाई देने लगे ठीक ठाक तरीके से। फिर आपके जिम्नोस्पर्म्स दिखाई दे, दे आर मोर डेवलप, बट ड्यू टू जब उनका स्ट्रक्चर देखा गया तब हम लोगों ने देखा कि जो उनके सीड्स थे वो नेकेड थे। अब सीड्स जो थे, जो भी नेकेड थे, उनमें इतना ज्यादा हार था, तो नेचर ने कहा कि इन सीड्स को तो पैक करना पड़ेगा। इसीलिए फिर ओवरी बनाई, ओव्यूल्स बनाए, जिसके अंदर सीड्स को रखा गया ताकि ये जो सीड्स बन रहे थे वो इतनी इजीली खराब ना हो पाए और मैक्सिमम टाइम इनका यूज हो पाए। इसीलिए फिर एंजियोस्पर्म्स बनाए गए विच आर मोर ओव्यूलेटेड। सो दैट मीन्स कि अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं, ऐसे ही अगर मैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या एवोल्यूशन की बात करूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती है जो हम ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिला। और ऐसे ही हम लोगों ने प्लांट्स में बहुत सारी चीजें देखी, फंजाई देखा जिनकी कोई बॉडी नहीं थी, फिर हम लोगों ने एल्गे देखा जिनकी बेसलेस प्लांट बॉडी थी, फिर हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स देखा मोसेस इन फॉर्म्स में जिनकी दो बॉडीज निकल रही थी, जिनकी दो बॉडीज निकल रही थी, स्पोरोफाइट्स एंड गेमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स एंड गेमेटोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो स्पोरोफाइट्स एंड गेमेटोफाइट्स की बॉडी में फर्क क्या है? एक तो एसेक्सुअल जनरेशन है, एक सेक्सुअल जनरेशन है। एसेक्सुअल जनरेशन सेक्सुअल जनरेशन को बना रही है, सेक्सुअल जनरेशन एसेक्सुअल जनरेशन को बना रही है, बट दोनों ही तरीके से एक प्लांट आगे न्यू प्रोजेनी, न्यू प्लांट बॉडी बनाता है, वेदर इट इज एसेक्सुअल वेदर इट इज सेक्सुअल। ठीक है, फिर हम लोगों ने उनके और ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, नहीं प्लांट्स में अब थोड़ा ऐसा होना चाहिए, उनमें टिश्यूज आए, टिश्यूज में जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर्स आ तो गए, बट जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर्स आने के बाद भी उनमें जाइलम फ्लोएम के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स जैसे सीव ट्यूब्स वगैरह दिखाई नहीं दिए। उसके बाद हम लोगों ने और फर्दर उनको मॉडिफिकेशन किया, हम लोगों ने उनके और फर्दर बातें की, तो हम लोगों ने और बातों में ये देखा कि एंजियोस्पर्म्स का जो टिश्यू लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था which was well organized। हम लोगों ने अनाटमी में पढ़ा होगा, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में उनकी डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स, कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, these are the basic and the high level of organization which was seen in angiosperms, which was not rather seen in any gymnosperm and pteridophytes and bryophytes, the cellular structure and the tissue level structure organization like। ऐसे ही हम लोगों ने, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो धीरे धीरे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती गई, एक एनिमल से दूसरा एनिमल आया, दूसरा एनिमल से दूसरा, दूसरा से दूसरा, दूसरा से दूसरा, तो ये जो दूसरा से दूसरा, दूसरा से दूसरा आता गया, इन केस ऑफ दिस
इन केस ऑफ दिस डिफरेंट एवोल्यूशंस के माध्यम बने, डिफरेंट जो लगा कि अब चेंज ऐसा होना चाहिए, अब चेंज ऐसा होना चाहिए, अब चेंज ऐसा होना चाहिए, तो वो जो चेंज था वो धीरे धीरे यू कैन रादर से म्यूटेंट, यू कैन रादर से म्यूटेशन, यू कैन रादर से नेचुरल सिलेक्शन, कि नहीं ये बेस्ट फीचर है जो नेचर को लगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाने में फॉर एग्जाम्पल आपको पर्स खरीदना है। अब आपको हैंडबैग खरीदना है, यू विल से पर्स एंड यू विल सी अ वैरायटी ऑफ पर्स, ठीक है, विच सूट्स योर बेनिफिट्स, विच सूट्स योर पॉकेट, विच सूट्स योर फेवर विल बी योर सिलेक्शन। जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपकी पॉकेट को रीजनेबल लगेगा, जो आपको वैसे लगेगा कि नहीं कंफर्टेबल है आपके लिए, जो आपको खुद पर्सनल पसंद आएगी इतनी सारी चॉइसेस में, आप उसको चूज करेंगे। यही बेटे नेचुरल सिलेक्शन में होता है कि एवोल्यूशन बहुत तरीके से हो जाती है, लेकिन अब ये नेचर का काम है कि वो किस एवोल्यूशन को आगे की तरफ लेके जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर्स आपके पास बहुत सारे हैं, 10-15 टाइप के हैंडबैग्स और पर्स आपने देखे हैं, बट क्या आप सारे 10-15 पर्स अपने घर ले आओगे? नहीं, एक ही चाहिए ना। बहुत सारी प्रजातियां बन जाएगी तो नेचर कहेगी कि नहीं सारी प्रजातियां आगे की चलो, तो कैसे रहेगा नेचर का इक्विलिब्रियम और कैसे रहेगा नेचर का बैलेंस? तो नेचर क्या करती है कि उसमें से 2, 1 या 3 प्रजातियां मैक्सिमम सेलेक्ट करके उनको आगे की तरफ लेके जाती हैं जो उसको बेस्ट लगती हैं, और बाकी प्रजातियां अपने आप ही डिफॉल्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन थोड़ी पता है, अब कोई एवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा बायोलॉजिकल हो रहा है, अडैप्शन हो रही है क्लाइमेटिक की, वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है, बट कौन सा बेस्ट सूटेड है और किस जनरेशन को, किस एवोल्यूशन को आगे की तरफ लेके जाना है, वो डिसाइड करती है नेचर, ठीक है। ऐसे आगे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके रेस लगी हुई है 5-10 बच्चों में, तो क्या 5 विनर डिक्लेयर्ड कर दिए जाते हैं? नहीं। जो नेचर को लगता है कि आगे अच्छी तरह रह पाएगी, या मैम ने अगर मॉनिटर चुनना है क्लास का, तो क्या सारे बच्चों को मॉनिटर बना देती है कि सारे बच्चे मॉनिटर हैं? नहीं, सिर्फ एक बच्चे ऐसे को मॉनिटर बनाती है बाकी ज्यादा स्पीशीज में से, जिसको उनको लगता है कि जो संभाल सकता है क्लास का डिसिप्लिन, क्लास के फंक्शनिंग, क्लास के और बाकी काम, उसको मॉनिटर बनाया जाता है। दैट मीन्स उसको सिलेक्ट किया जाता है। इन द सेम मैनर में बहुत सारे ऑप्शंस एवोल्यूशंस के नेचर के सामने आते हैं, बट नेचर उसी को सेलेक्ट करती है, या यूं कह सकते हैं डार्विन्स फिटनेस ऑफ द थ्योरी से, कि वही स्पीशीज आगे जाती है जिसमें कैपेबिलिटी होती है आगे विथस्टैंड करने की, सर्वाइवल को आगे जीवित रखने की। बाकी सारी स्पीशीज डिफॉल्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वहीं एक्सटेंट हो जाती हैं। अब इसमें एवोल्यूशन बहुत सारे प्रकार की होती है, ड्यू टू म्यूटेशन आपकी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो हो ही रही है, वेरिएशन से हो रही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से हो रही है। इससे क्या रहता है, इससे पूरे नेचर का बैलेंस बना हुआ रहता है। बैलेंस बने हुए का मतलब है कि अगर एक स्पीशीज ये नहीं है, अगर मैंने कहा लायंस और डियर्स, अगर मैंने कहा लायंस एंड डियर्स की बात करते हैं, अगर मैंने कहा डियर्स, तो ये मैंने कहा कि डियर्स की पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़ जाए तो लायंस उन्हें खाते रहते हैं और उनका काम चलता रहता है। लायंस की पॉपुलेशन ज्यादा ना बन जाए, इसीलिए उनके बीच में ये लड़ाइयां होती हैं, इसी उनके बीच में ये डिफरेंट टाइप्स के युद्ध वगैरह होते हैं, जिसके मदद से उनका संतुलन भी बना रहता है। लायंस भी मरते हैं, नेचर उन्हें खुद मारती है ड्यूरिंग द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ नेचर बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे हर प्रजाति का संतुलित तरीके से, ताकि ना एक स्पीशीज बढ़ जाए ना एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। सो इस रीजन को उसको कह देते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और इसी को हार्डी वीनबर्ग ने बताया था कि एलिलिक पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी थ्रू सम ऑफ द जनरेशंस, एंड आफ्टर सम ऑफ द जनरेशंस ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये जनरेशंस के फॉर्म में रहेगी। अब हम लोग लास्ट
कंटेंट पे जाते हैं एनसीईआरटी के। लास्ट कंटेंट पे उन लोगों ने बताया है ओरिजिन ऑफ मैन एवोल्यूशन। अब जो मैन था, हम लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोगों के पूर्वज थे मंकीज की प्रजातियां, एप्स, चिंपैंजी एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर मैं एप्स चिंपैंजीज की बात कर रही हूँ मंकीज के, तो वो क्या है, उसमें मैं बच्चा ये बता रही हूँ कि अगर एप्स हैं, मंकीज हैं या जो भी हैं, तो बेटे ये जितने भी हैं, ठीक है, मंकीज हो गए, एप्स हो गए, ये जितने भी एनिमल्स हो गए जिनसे हम लोगों की आगे शुरुआत हुई है, तो ये जितने भी आगे हम लोगों की शुरुआत इनकी ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई है। ये ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत कैसे हुई है? हम ह्यूमन बींग्स की शुरुआत, चिंपैंजी ने एवोल्यूशन किया, उसका दिमाग ज्यादा एवोल्यूट हुआ इन अ वे, उसका जब दिमाग आगे ज्यादा एक पॉपुलेशन में एवोल्यूट हुआ, तब उसने कुछ सारी चीजें देखी, उसने देखा, उसने अपने आप को मॉडिफाइड किया इन अ स्ट्रक्चर दैट ही यूजेस हिज फर्स्ट। तो इसी से एनसीईआरटी ने 2 कैटेगराइज्ड युग कर दिए हैं, रामापिथिकुलिस एंड ड्राइटोपिथिकुलिस। इसमें उसने ये बताया ओरिजिन ऑफ मैन एवोल्यूशन में कि एक युग था रामा युग में जब मोस्ट इनिशियल फेज, आप हमेशा कभी भी कोई भी चीज की बात करते हो तो आप हमेशा करते हो इनिशियल एंड फाइनल। तो एक इनिशियल फेज ऑफ एवोल्यूशन में देखा गया कि जो पूर्वज थे उनसे जो एवोल्यूशन चला और जो शुरू के ऑर्गेनिजम्स देखे गए, ना उनके लैंग्वेज में ना उनको लैंग्वेज आती थी, उन्होंने लैंग्वेज को ग्रास्प करना बाद में शुरू किया। उनका शुरू में क्या था? उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका स्पाइनल रिलैक्सेशन। आप कभी कभी समर वेकेशंस में होते हैं एंड यू टेक अ न्यूज़पेपर, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कभी आपने देखा हो, कभी बहुत सारी फाइल्स भी बनाई हो, तो आपने देखा है कि एक मैन ऐसे बंदर है, फिर धीरे धीरे वो इरेक्ट हो रहा है और वो एक आदमी के तौर पे बन गया। ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे। एग्जैक्टली द सेम मैनर, एक बंदर था, उस बंदर ने आगे उसमें एवोल्यूशन हुआ। आगे एवोल्यूशन उनमें क्या हुआ ये अभी तक हम लोग कर चुके हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया, फिर उसने बहुत सारी चीजों को समझा, उसने बहुत सारी चीजों को जाना, उसने अपने वे ऑफ स्टाइल, ए वे ऑफ वॉकिंग एंड सिटिंग में चेंजेस लाया। फिर जैसे जैसे वो सिटिंग और चेंजेस लाया, उसका वो इरेक्शन मोड चलता रहा। जैसे जैसे उसका वो इरेक्शन मोड चलता रहा, उसके वे ऑफ टॉकिंग में फर्क आया। उसने लैंग्वेजेस से डील करना सीखा, उसने सीखा टू कवर द बॉडी, उसने सीखा टू मैनेज द यूज ऑफ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, ट्रीज का, फ्रूट्स का, वेपन का, व्हील का, फायर का। सो ही हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द well not equipped environment and he has utilized many different phases. इसमें क्या क्या anatomical changes थे जो आए ह्यूमन में, वो ये थे कि अगर मैं अपने रामापिथिकुलिस एंसेस्टर्स की बात करूं तो उनमें जो उनका ये जो खोपड़ा है, जो हम लोगों का स्कल है, that skull will be like more of the chimpanzees. ठीक है, दैट विल बी मोर ऑफ लाइक द चिंपैंजियंस, क्योंकि जस्ट एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी चलाने लगते हो, ठीक है, तो क्या गाड़ी की स्पीड 0 से 60 पे 1 मिनट में पहुंच जाती है? नहीं, इट विल बी 0, 20, 25, 30, 40, 50 लाइक दैट ओनली। इन द सेम वे में जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, द चेंजेस अकर इन स्पाइनल कॉर्ड, द चेंजेस अकर इन द हेड रीजन, द चेंजेस अकर इन द स्कल रीजन एंड द स्कल रीजन, द चेंजेस इन द स्कल रीजन, वो चेंजेस ये थे कि उनका जो स्कल का साइज था, द मैस्टिकेशन, द मैंडिबल रीजन, the mandible and the maxillary region is more towards the outside the face. अगर आप कभी skull लेके देखेंगे तो skull में आप देखेंगे the mandible is slightly outwards towards the lateral side of the jaw and that the maxilla is towards the inward. ठीक है, और जो आपका ये maxillary है maxilla है, ये fixed है and mandible is the movable thing. Mandible is the movable jaw in the skull. In case of that, मैग्जिला भी थोड़ा सा मूव कर सकता था। इन दैट केस उनका जो सेरिब्रल सरफेस था, उनका जो ऊपर वाला सरफेस था, दैट विल बी मोर एनलार्ज्ड, बड़ा था ये,
पूरे मुंह से, इनका जो आगे का मुंह था ये आगे की तरफ बड़ा था। सो इन दैट वे में उनके ये वाले एनाटॉमिकल चेंजेस है। उनकी इरेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, झुक के चलना, दैट वाज द इरेक्शन, क्योंकि पहले वो अपने दोनों हाथों को हैंड्स की तरफ ना यूज करते हुए चलने में यूज करते थे, ठीक है। दे पुट देयर बोथ ऑफ द हैंड्स डाउन ऑन द फीट एंड दे वॉक, ठीक है। और जैसे जैसे वो थोड़े से स्टैंड होके हाथ को टुवर्ड्स द फ्रंट साइड लेके चलने चले, नाउ उन्होंने डंडी पकड़ी, ये पकड़ा, पत्थर पकड़ा, तो उनको पता चला कि इन हाथों को भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही इन हाथों का यूज हुआ, देखो इसमें सारे कंसेप्ट्स लग रहे हैं एवोल्यूशन के, यूज कर रहे हैं वो अपने हाथों का, तब ये हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आए ओवर द टाइम पीरियड में, जो उनके जीन्स में उन्होंने सीखी चीजें वही हम लोगों में आके ये सारी जीन्स फ्लो ट्रैवल करने लगी। जब उन्होंने हाथों का यूज करना स्टार्ट किया तब बैक जो थी, जो स्पाइनल बैक थी, वो अपने आप ही एवोल्यूटेड होती चली गई। और जैसे ही बैक एवोल्यूटेड हो गई उनकी, उनका जो ब्रेन स्पाइनल कनेक्शंस थे मोर स्ट्रांग होते चले गए। उनका जो फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन थी वो मोर डीप होती चली गई। जो उनके एनाटॉमिकल फीचर्स थे मोर ऑफ चिंपैंजी से हटके मोर ऑफ मैन लाइक स्ट्रक्चर्स में आ गए। जैसे हार्डी वीगर ने अभी हम लोगों ने बताया कि एलेलिक पेयर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो जब शुरू शुरू में वो झुक के चल रहे होंगे थोड़े थोड़े, तो वो मोर लाइक चिंपैंजी हो रहे होंगे, जो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हेयर द ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दैट मीन्स यहां से अगर वो चिंपैंजिंग एवोल्यूशन शुरू हुआ तो यहां से पूरा चेंज होता गया। एंड फ्रॉम हेयर वो पूरे रामापैथिकल्स के ग्रुप के लोग बन गए। दैट मीन्स यहां तक वो पूरे आल्टो के मॉडल के दिख रहे थे। फिर एट द पीक वो आल्टो एलेक्साई ने किसी और मॉडल के सेम यूनिफॉर्म पैटर्न में कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते रहे, जो कि पहली पीक और दूसरी पीक से डिफरेंट डायरेक्शन में एवोल्यूशन करने लगे। समझ में आ गई। अब यहां से स्विफ्ट का मॉडल स्टार्ट हो गया, वहां से वो आल्टो का मॉडल खत्म हो गया। सो दिस इज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी विच इज कांस्टेंट इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड हाउ दैट्स द मैन एवोल्यूटेड थ्रू द एवोल्यूशन। So we have completed all these things. We have completed the evolution chapter today, and we have completed a major unit, second unit of biology. And now the focus on the chapter molecular, क्योंकि 20 नंबर की ये यूनिट है तो आपका फोकस यही रहेगा कि आप मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी के लिए जो बिल्कुल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कंप्लीट करें। And Hardy-Wiener principle and adapted radiation and theory of the natural selection is very important in this chapter. Just keep revising and prepare your answers for the best possible way. So thank you. We'll continue with the next session in the next session. So thank you. All the best. Keep revising.